नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 के बारे में, जिसे CR फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला के हम लोग थोड़े से बैकग्राउंड में पहले चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद बातचीत के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगे थे, क्योंकि जो अंग्रेजी शासन था वो बातचीत करने पे बहुत ज़्यादा जो डबल एंड डायलॉग था उससे काफ़ी कतरा रहा था। मतलब वो प्रस्ताव तो ला रहे थे सामने, लेकिन बहुत ज़्यादा डबल एंड कम्युनिकेशन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत हो रहे हो, ऐसा नहीं था। तो इस आंदोलन से उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने व्यक्तिगत स्तर पे कुछ प्रयास किए थे, जैसे कि ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो राजगोपालाचारी ने अपनी तरफ से दिया था, एक व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास उनकी तरफ से किया गया था। इसी तरह का व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो ये फॉर्मूला कब आया था? 10 जुलाई 1944 को। उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में सहयोग बढ़ाएं और इस तरह से भारत को पूर्ण स्वराज मिले। अब इस फॉर्मूला में राजगोपालाचारी जो है वो मुस्लिम लीग की ओर टिल्टेड नजर आए, मुस्लिम लीग की ओर झुके हुए नजर आए। मतलब एक तरह से ये टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा देने वाला ये जो था ये फॉर्मूला बन के रह गया। इसको कांग्रेस में ही काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि ये खुद एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा लाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने भी पूर्ण रूप से इसको सहमति अपनी नहीं दी इस फॉर्मूले को। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। तो प्रत्यक्ष रूप से ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का प्रस्ताव था। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि ये मुस्लिम लीग की ओर टिल्टेड था, मुस्लिम लीग की ओर झुका हुआ था। गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला, इसको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था और इसीलिए ये एक समय पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला के रूप में सामने आया था। हालांकि ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उस समय पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस फॉर्मूले की मुख्य विशेषताएं जो थी वो देख लेते हैं हम लोग। इस फॉर्मूले की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। पहली चीज तो ये थी कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। मुस्लिम लीग हमारा समर्थन करे, हम मुस्लिम लीग का समर्थन करेंगे, कुछ इस तरह का समझौतावादी फॉर्मूला था ये। प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों मिलकर सहायता करें। तो अस्थायी सरकार बनाए, जैसा कि अंग्रेजी सरकार भी चाहती थी कि अस्थायी सरकारें बने, और इस फॉर्मूले में भी, राजगोपालाचारी फॉर्मूले में भी यही कहा गया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलजुल के काम करें इस दिशा में। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। यह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था। इस पे कांग्रेस के ही सभी नेता एकमत नहीं थे, भारत की जनता भी इससे काफ़ी संतुष्ट नहीं थी। अब इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा, और जो है जहां पर मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी आज की डेट में करंटली देखा जाए तो जहां पे पाकिस्तान है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया और जहां पे बांग्लादेश है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो इन दोनों क्षेत्रों में मुसलमान जो है वो काफी ज्यादा संख्या में थे। तो इस फॉर्मूले में कहना था कि एक कमीशन बनाया जाएगा दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, और उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा जहां पर मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं, और वहां पर एक जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा, एक ऐसा पोल कराया जाएगा, एक ऐसा सर्वेक्षण कराया जाएगा जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वहां पर जो रहने वाले मुसलमान हैं वो भारत में रहना चाहते हैं या भारत से पृथक होना चाहते हैं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों, प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में
दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किया जाए। यह भी एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था, क्योंकि देश का विभाजन तब तक हुआ नहीं था और देश के विभाजन के बाद क्या होगा उसकी बात कर दी थी यहाँ पे। तो ऐसा इस पॉइंट में कहा गया था कि देश का विभाजन यदि होता है तो प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, आवागमन वगैरह वगैरह जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संयुक्त समझौता करें। ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन यदि भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देता है तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वो लागू हो जाएगा और जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं ये पॉइंट्स भी लागू हो जाएंगे। अब इनमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यदि देश स्वतंत्र भी हो जाता है तो देश का विभाजन होना पड़ेगा, क्योंकि विभाजन की बात तो स्पष्ट रूप से काफी हद तक ये फॉर्मूला कर रहा था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना है ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को स्वीकार कर ले। उन्होंने यह भी मांग की कि उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन का भी विरोध किया। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि मुस्लिम लीग किसी भी चीज में सहयोग नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट मेंटालिटी थी उनकी और बिल्कुल ही अलग चल रहे थे वो। मतलब वो किसी भी मामले में कैसा भी कोई भी प्रस्ताव आ जाए, कोई भी फॉर्मूला आ जाए, वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करे, वो ये स्वीकार करे कि देश को अलग होना ही है, अलग दो देश बनेंगे ही बनेंगे। यह भी उन्होंने मांग की कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर मुसलमान ज्यादा संख्या में है वहां पर सिर्फ मुसलमान ही मत दें, वहां पर जब चुनाव होगा तो सिर्फ मुसलमान ही वोटिंग करें, ऐसा वो चाहते थे। पूरी जनसंख्या यानी कि मुसलमानों के अतिरिक्त जो लोग वहां पे रहते थे उनको वोट न देने को मिले। और उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन का विचार का भी विरोध कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार केंद्र में नहीं बनाएंगे। हालांकि कांग्रेस जो है वो भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी, लेकिन लीग पाकिस्तान के अलग होने पर ही केंद्रित था। यानी ये प्रॉब्लम जो थी वो पाकिस्तान चाहने वाले मुस्लिम लीग पे थी। प्रॉब्लम जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से थी, प्रॉब्लम कांग्रेस की तरफ से नहीं थी। कांग्रेस सहयोग करने को तैयार था, लेकिन मुस्लिम लीग सहयोग करने को तैयार नहीं थी। वो पाकिस्तान अलग करने पर एकदम बिल्कुल अड़े हुए थे। वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले की तीव्र आलोचना की, और उन्होंने तीव्र आलोचना इसलिए भी की क्योंकि वो भारत को एक तो वो विभाजन जो है वो बड़ा ही एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी जिसको कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जो है वो उस समय नहीं मान रहा था। तो वीर सावरकर जो है वो राजगोपालाचारी फॉर्मूले के विरोध में खड़े हुए, गांधी जी इसके समर्थन में खड़े हुए। कांग्रेस के अधिकतर नेता इसके समर्थन में थे, हालांकि कुछ नेता इसके विरोध में भी थे। मुस्लिम लीग जो है वो विरोध कर रहा था। मुस्लिम लीग इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि वो किसी भी चीज को नहीं मानना चाहता था, वो सिर्फ पाकिस्तान को अलग करने पर अड़ा हुआ था। तो ये था राजगोपालाचारी फॉर्मूला। मेरे ख्याल से काफी कुछ आपने इस लेसन में सीखा होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।